एशिया BA पार्ट थर्ड, BA पार्ट थर्ड, एशिया का भूगोल, एशिया का भूगोल। BA पार्ट थर्ड, एशिया का भूगोल। आज हम अध्ययन करेंगे एशिया की जलवायु। एशिया की जलवायु। एशिया में कैसी जलवायु पाई जाती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एशिया की जलवायु। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम और जलवायु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौसम हर समय हर स्थान पर अल्पकालीन जलवायु वायु की अल्पकालीन दशाएं होती हैं। मौसम संबंधी अल्पकालीन दशाएं किसी स्थान विशेष पर वायु की अल्पकालीन दशाओं को मौसम कह सकते हैं। तो जलवायु संबंधी परिस्थितियों का अल्पकालिक प्रभाव किसी स्थान पर पड़ता है तो उसे हम मौसम कहते हैं। मौसम क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है। मौसम के अध्ययन के लिए तापमान, दाब, आर्द्रता, पवन की दिशा, वेग का अध्ययन आवश्यक है। यानी ये जो सब चीज़ें होती हैं, ताप, दाब, आर्द्रता, पवन की दिशा, ये मौसम को निर्धारित करती हैं। मौसम के तत्व प्राय बदलते रहते हैं, तो इसलिए क्या मौसम क्या है? एक अल्पकालीन वायुमंडल संबंधी या मौसम संबंधी अल्पकालीन दशाओं को हम मौसम कहते हैं। वायुमंडल में मौसम संबंधी तत्वों की अल्पकालीन दशाओं को हम मौसम कहेंगे। इसके विपरीत जलवायु क्या है? जलवायु का मतलब जलवायु का मतलब है जलवायु वर्ष भर के प्रत्येक दिन की विभिन्न ऋतु संबंधी दशाओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन एवं मिश्रित अध्ययन ही है। यानी जलवायु एक लंबे समय तक उस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और उस लंबे समय तक मौसम संबंधी जो दशाओं का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ की जलवायु इस प्रकार की है, शुष्क है और शुष्क है आदि आदि। तो एक जलवायु एक दीर्घकालीन एक अवधि होती है। उस दीर्घकालीन अवधि में मौसम संबंधी दशाओं का एक योग होता है। उस योग के आधार पर हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के विवरण को सम्मिलित करते हैं। दीर्घकालीन 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो ये मौसम और जलवायु समझ होंगे कि मौसम अल्पकालीन होता है, जबकि जलवायु दीर्घकालीन एक मौसम संबंधी अवस्था होती है। विश्व के विभिन्न भागों में जलवायु की दशाएं भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। ये आपको सबको जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसका मुख्य जो कारण है भिन्न भिन्न पाने का वो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की हवाओं की दिशा। एक तो हो गया अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, दूसरा हवाओं की दिशा, तीसरा हो गया समुद्र से ऊंचाई, चौथा हो गया समुद्र से दूरी, जल एवं स्थल का विवरण, पर्वतीय अवरोध, समुद्री धाराएं। तो ये जो सब चीज़ें
जलवायु प्रभावित करती हैं। तो अब हम एशिया के ऊपर आते हैं। तो एशिया की जलवायु, एशिया की जो जलवायु है, आप सभी जानते हो एशिया संसार का विशाल महाद्वीप है, जिस कारण जलवायु में अनेक विषमताएं मिलती हैं। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और बहुत बड़ा महाद्वीप होने के कारण जलवायु में भिन्नता मिलती है। यहाँ पर कहा जाता है कि बृहद हिमयुग के बाद मध्य एशिया से आदि मानव का प्रवास जलवायु की शुष्कता के कारण हुआ था। यानी जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय हिमयुग आया और हिमयुग आने से मानव अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गया, तो शुष्कता के कारण ही हुआ था, यानी जलवायु वहाँ पर परिवर्तित हो गई थी। आज भी एशिया की संस्कृति एवं आर्थिक विविधता के लिए जलवायु उत्तरदायी कारण है। यानी किसी भी देश की संस्कृति, वहाँ की आर्थिक जो स्थिति है या विविधता है, उस विविधता में जलवायु बड़ा अपना प्रभाव डालती है। अच्छी जलवायु होगी तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी, संस्कृति का अच्छी संस्कृति का वहाँ पर उदय होगा, अधिक मानव रहेंगे। एशिया विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जलवायु कहीं ना कहीं पाई जाती है। यानी एशिया विशाल महाद्वीप है और विशाल महाद्वीप होने के कारण जो विश्व में जलवायु मिलती है वो पूरी के सभी प्रकार की जलवायु एशिया महाद्वीप में कहीं न कहीं पर वो मिल जाती है। उदाहरण के लिए संसार का सबसे गर्म भाग जैकोबाबाद, जहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है, तथा संसार का सबसे ठंडा भाग वर्खोयानस्क इसी महाद्वीप में स्थित है। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा भाग इस महाद्वीप में मिल जाता है। अतिवृष्टि का स्थान एवं अति शुष्क भाग भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। मानिसराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब मानिसराम मेघालय में जो स्थान है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अरब मरुस्थल अति शुष्क भाग के अंतर्गत आता है। उत्तरी क्षेत्र में लगभग 9 माह तक कठोर सर्दियाँ पड़ती हैं। उत्तर का जो क्षेत्र है एशिया का, वहाँ पर कठोर सर्दियाँ और तापमान हिमांक से बहुत नीचे गिर जाता है, यानी तापमान माइनस में पहुँच जाता है, जो लगभग -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो इस प्रकार सबसे गर्म स्थान भी है और सबसे ठंडा स्थान भी है। एक क्षेत्र में बर्फ़ जमती है, दूसरा क्षेत्र शुष्क रहता है। एक स्थान पर भारी बारिश होती है, दूसरे स्थान पर बहुत कम बारिश होती है। एशिया का दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। एशिया के अगर हम दक्षिण और पूर्वी भाग में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। संसार की लगभग 50% वर्षा केवल भारत, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन द्वीप समूह में पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ वर्षा का जो औसत है वो 250 सेंटीमीटर से भी अधिक है, जबकि एशिया का मध्य एवं दक्षिण पश्चिमी भाग वर्षा की कमी के कारण शुष्क एवं मरुस्थलीय है। एशिया का मध्य और पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, वर्षा का औसत यहाँ पर बहुत कम है, 25 सेंटीमीटर से भी कम है। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और सभी प्रकार की जलवायु ठंडा स्थान है, कहीं पर गर्म स्थान है। एशिया महाद्वीप में जलवायु की इस विविधता के मिलने के 2 कारण हैं, अथवा एशिया महाद्वीप की जलवायु को 2 बातों का विशेष
प्रभाव पड़ता है। तो एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एशिया की जलवायु को एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले नंबर 1 है आपका मध्य नंबर 1 हुआ एशिया महाद्वीप की विशाल एशिया महाद्वीप की विशाल। नंबर 2 होगा मध्यवर्ती उच्च भूमि का प्रभाव। मध्यवर्ती उच्च भूमि का प्रभाव। तीसरा हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। तो ये तीन जो प्रभाव हैं, इन प्रभावों के कारण एशिया महाद्वीप का एशिया महाद्वीप में जलवायु में विविधता पाई जाती है। तो सबसे पहला जो कारण है एशिया महाद्वीप की विशालता। तो ये विशाल महाद्वीप होने के कारण सभी प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। जलवायु के दृष्टिकोण से यूरोप एशिया का प्रायद्वीप है, जो पूरे विश्व का 50% है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एशिया का मध्य भाग अपने निकटतम समुद्र से लगभग 3200 किलोमीटर दूर है। विशाल होने के कारण समुद्र तट बहुत दूर हो जाता है, जिस कारण ये भाग समुद्री जो दशा है, जो समकारी प्रभाव रहता है उससे वंचित रहता है, समुद्री रहता है। अतः इस भाग में जलवायु महाद्वीपीय हो जाती है। तो एशिया महाद्वीप में जो जलवायु है वो कैसी हो जाती है? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इस भाग का जो तापांतर है वो अधिक है, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तापांतर है। गर्मियों का तापमान बढ़ जाता है तथा सर्दियों में तापमान गिर जाता है, और वर्षा जहाँ बर्फ़ जम जाती है, सर्दियों का जब तापमान गिर जाता है तो बर्फ़ जम जाती है। समुद्र की आंध्र हवाएँ आंतरिक भागों में पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, जिसके कारण न्यूनतम बारिश होती है। तो एशिया महाद्वीप की विशालता के कारण एशिया महाद्वीप में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है और समुद्र का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है, और इस कारण से यहाँ पर वर्षा कम होती है। दूसरा आपका मध्यवर्ती उच्च भूमि का प्रभाव। मध्य भाग में फैली हुई उच्च विशाल पर्वत श्रेणियों का भी प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ये पर्वत श्रेणियाँ एशिया महाद्वीप को दो भागों में बांटती हैं, जैसा कि आप जानते हो उत्तरी एशिया और दक्षिण एशिया, दो भागों में इसको बांट देती हैं। उत्तरी एशिया के अंतर्गत उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी एशिया भाग है, जो
शुष्क है। आपने देखा होगा नक्शा में, वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। दक्षिणी एशिया के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग है जो नम है और यहाँ पर बारिश अच्छी होती है। ये विशाल पर्वत श्रेणियाँ हिंद व प्रशांत महासागर की ओर से आने वाली जल से भरी हवाओं को उत्तर की ओर जाने से रोकती हैं, जिससे एशिया का मध्य एवं उत्तरी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है। मध्य और उत्तरी भाग में वर्षा कम होती है क्योंकि बीच में पहाड़ आ जाता है और पहाड़ पर्वत आने के कारण वो हवाएं वहाँ पर नहीं जाती हैं, इसलिए ये भाग अत्यंत शुष्क रह जाता है। मध्य और उत्तरी भाग एशिया की यह मानसूनी हवाएं विशाल पर्वत श्रेणियों से टकराकर एशिया के दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा कर देती हैं। इस कारण ये भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो पर्वत बीच में मध्यवर्ती उच्च पर्वत होने के कारण बारिश पर प्रभाव पड़ता है। ये उच्च पर्वत श्रेणियाँ एशिया के उत्तरी पश्चिम भाग से आने वाली ध्रुवीय और बर्फीली हवाओं को दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में प्रवेश करने से भी रोकती है, जिस कारण दक्षिण भाग में तापमान अधिक नहीं गिर पाता, जिसका उत्तरी भाग में गिर जाता है ना। दक्षिण भागों में तापमान अधिक नहीं गिरता लेकिन उत्तरी भागों में गिर जाता है। यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान में बर्फ़ नहीं जमती है, जबकि उत्तरी एशिया में बर्फ़ जम जाती है। इसी कारण दक्षिण एशिया में उच्च तापमान रहता है, जबकि उत्तरी भाग में बर्फ़ से अधिक तापमान प्राप्त नहीं कर पाती और ठंड रहती है। इसलिए उत्तरी ध्रुव भाग विश्व का शीत ध्रुव कहलाता है। तो एशिया का जो उत्तरी भाग है वो शीत ध्रुव कहलाता है, क्योंकि बीच में पर्वत होते हैं और वो पर्वत जो उत्तरी दिशाओं से हवा आती है उन हवाओं का दक्षिण की ओर आने से रोक लेती है, और रोकने से क्या होता है कि वहाँ पर तापमान ज़्यादा गिर जाता है। तीसरा है अक्षांशीय विस्तार। महाद्वीप का विस्तार 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। अधिक भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप का उष्ण कटिबंधीय भाग जो भूमध्य रेखा के पास है वर्ष भर उच्च तापमान और संवहनिक वर्षा प्राप्त करता है। एशिया का अधिकांश भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जिसमें 3/4 भाग शीतोष्ण जलवायु का विस्तार है। उत्तर में साइबेरिया के छोर पर शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार एशिया के उष्ण समशीतोष्ण और शीत कटिबंध की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर ये 3 जलवायु पाई जाती है। थैंक यू, धन्यवाद। आप कल बताएंगे।